अगर हम बाजार जाए और बोले अगर हम बाजार जाए और बोले हमें 1 किलो चावल चाहिए तो दुकानदार हमें कितना बड़ा पैकेट चावल का दे देता है, लेकिन टेक्निकली वो गलत है। 1 किलो चावल इतना होता है। क्यों? क्योंकि किलो का मतलब होता है सिर्फ 1000, तो इसमें अगर 1000 चावल के दाने हैं तो ये हमारा 1 किलो चावल हो गया। वहीं 1 किलोग्राम मास की यूनिट होती है। अच्छा, मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, लेकिन ये ऐसा यूनिट 2 कारणों से स्पेशल है। पहला कारण ये कि हम सिर्फ ग्राम को भी ऐसा यूनिट बना सकते थे, लेकिन हमने 1 ग्राम की जगह 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम को मास की ऐसा यूनिट बनाया। और दूसरी स्पेशल बात ये कि किलोग्राम को अभी तक एक ऐसे ही फिजिकल आर्टिफैक्ट की टर्म्स में डिफाइन किया हुआ था जो कि कभी भी टूट सकता है। फिर उसको रीडिफाइन कर दिया गया इसी साल 2020 में। अच्छा, डिफाइन पिछले साल कर दिया था, इंप्लीमेंट इस साल से हुआ है यूजिंग प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। मेरा नाम है विक्रांत किरार और आप देख रहे हो हेलो साइंस। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की तरह वजन को भी नापने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं। जैसे मान लो अगर हम इसे एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लें तो इस चीज़ का वजन नापने के लिए मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे फील होगा कि ये वैल्यू अगर ज़्यादा है यानी इसका वजन इससे तो कम है। अगर इन दोनों का वजन बराबर महसूस होगा तो हम बोल सकते हैं कि इसका वजन भी 200 ग्राम है। लेकिन ये 200 ग्राम आया कहाँ से? कौन बोलेगा कि ये 200 ग्राम होता है? 1793 में मास की एक यूनिट डिफाइन की गई, ग्रेव। ग्रेव वॉज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट मेल्टिंग आइस। अब वाटर का यूज क्यों किया? क्योंकि सभी के पास वाटर आराम से मिल जाता है और वाटर की डेंसिटी थोड़ा फ्लक्चुएट करती है, इसलिए हमें टेम्परेचर भी बताना जरूरी था। और बोल दिया गया कि मेल्टिंग आइस के टेम्परेचर पे यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर वाटर का जितना भी वजन होगा उसको हम एक स्टैंडर्ड मानेंगे, उसे हम ग्रेव बोल देंगे। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये लीटर कहाँ से आया? आज हमारे पास अगर हमें लीटर नापना है तो इसको मैं पानी से भर दूंगा और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, दिस इज 1 लीटर। लेकिन उस जमाने में 1793 में हमारे पास ऐसे लीटर हुआ नहीं करते थे। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास उसी साल मीटर की भी डेफिनेशन आ गई थी। अगर हम इस मीटर से एक क्यूब बना दें, मतलब उस क्यूब की लेंथ, विड्थ और हाइट सभी 1 मीटर जितनी लंबी हो, जैसे कि हमारी ये क्यूब है, तो इसको बोला जाएगा कि इसका वॉल्यूम 1000 लीटर के बराबर है। तो इस मीटर क्यूब के आप 1000 हिस्से कर लो तो वो 1 लीटर बन जाता है। इस तरीके से हमारे पास 1 लीटर आ गया। अब इसको अगर मैं पानी से भर दूंगा और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा तो इसका जो भी वजन है उसे डिफाइन किया गया कि वो एक ग्रेव है। अगर इस वजन के भी हम 1000 बराबर हिस्से कर दे तो हमें दूसरी यूनिट मिल जाती है जो है ग्रेविट। फिर उसके 2 साल बाद इसी ग्रेविट को ग्राम के नाम से जाना जाने लगा और ऐसे अगर हमारे पास 1000 ग्राम होते थे तो वो बन जाता था किलोग्राम, क्योंकि किलो का मतलब ही होता है 1000। किलोग्राम की हमारे पास एक डेफिनेशन आ चुकी थी, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। अगर आपके पास मीटर है तो मीटर से आप लीटर बना सकते हो और उसमें पानी भर दो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आप किलोग्राम भी बना सकते हो। इस तरीके से हर कोई अपने घर में बैठ करके अपना खुद का किलोग्राम का प्रोटोटाइप बना सकता था। इसी तरह के किलोग्राम के बहुत सारे प्रोटोटाइप बनाए गए और पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। लगभग सभी जगह किलोग्राम का यूज होने लगा था। लेकिन 90 साल बाद इस किलोग्राम की डेफिनेशन में 2 चेंजेस किए गए। एक चीज तो बहुत छोटा था, जैसे कि अभी हम 0 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि मेल्टिंग आइस वाले पानी का यूज करके 1 लीटर पानी के वॉल्यूम के हिसाब से किलोग्राम को डिफाइन करते थे। अब बोला गया कि पानी वो चुनो जब उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो, यानी 0 डिग्री सेल्सियस की जगह अब हम 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी को चुनेंगे। और एक छोटा सा चेंज किया गया, इस 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के 1 लीटर वजन को नाप करके एक प्रोटोटाइप किलोग्राम बना दिया गया और अब से बोल दिया गया कि ये डेफिनेशन काम नहीं करेगी, हम तो हमारे इस प्रोटोटाइप को ही 1 किलोग्राम की डेफिनेशन मानेंगे। तो इसमें गड़बड़ क्या है आओ समझते हैं। पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से अगर हमारे पास एक मीटर है तो इस मीटर का यूज करके हम एक वॉल्यूम यानी कि लीटर बना सकते हैं और इस लीटर में अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी भर दें तो उसका जो भी वजन होगा उसके हिसाब से हम 1 किलोग्राम बना सकते हैं। तो पूरी दुनिया में कोई भी इंसान अपने एक मीटर के साथ और इस इंफॉर्मेशन के साथ अपना खुद का 1 किलोग्राम का प्रोटोटाइप बना सकता था। और हमारी यूनिट्स की डेफिनेशंस भी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी इंसान उसे अपने घर पे या अपनी लैब में रिक्रिएट कर पाए। लेकिन इसके बाद इस डेफिनेशन को बदल दिया गया, बोल दिया गया कि हमने इस डेफिनेशन का यूज करके एक प्रोटोटाइप बनाया है और अब से उसी प्रोटोटाइप को हम 1 किलोग्राम मानेंगे, इस डेफिनेशन को किलोग्राम नहीं माना जाएगा।
ऐसा क्यों किया गया एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता और मैंने नेट पे बहुत ढूंढा, मुझे इसका कहीं जवाब नहीं मिला। लेकिन शायद हम एक थ्योरी बना सकते हैं और प्लीज़ बताना आप कमेंट करके कि क्या आपको लगता है कि ये सही है या कुछ और कारण रहा होगा। इसका जवाब कहीं ना कहीं छुपा है। उस वक्त साल क्या था? उस वक्त था साल 1889। तो इस 1889 में ऐसी क्या खास बात है? 1889 में हमारी मीटर की जो डेफिनेशन थी वो थी अर्थ के सर्कमफेरेंस के 1/4 को हमने 1 करोड़ मीटर या 10 मिलियन मीटर्स बोल दिया गया था। अब कोई इंसान वहां जाके नापता नहीं है। उस एस्टिमेट के हिसाब से एक प्रोटोटाइप मीटर बनाया गया था और उस मीटर की बहुत सारी कॉपीज करके पूरी दुनिया में सभी के पास मीटर का अपना अपना प्रोटोटाइप था। अब इस प्रोटोटाइप में ही बहुत ज़्यादा एरर था। देखो, ये नाप के हम उसको 1000 बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने एक एस्टिमेट किया, तो अगर इसमें ही बहुत सारा एरर है तो इससे फिर हम एक लीटर बनाएंगे, वहाँ और थोड़ा एरर होगा, फिर उसमें पानी भर के उसको नापेंगे तो उसमें और एरर बढ़ता जाएगा। इस तरीके से ये जो डेफिनेशन से उस 1889 में अगर आप 1 किलोग्राम बनाते तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर होते। तो उससे बचने का एक आसान तरीका था कि एक बार ज़्यादा प्रिसीजन के साथ कैलकुलेशंस करो और एक इस तरीके से प्रोटोटाइप बना लो। तो आपके पास अगर एक ऐसा इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम आ जाता है तो उससे कंपेयर करके आप बाकी उसकी कॉपीज बना सकते हो और बोल सकते हो कि अच्छा, इसका वजन हम 1 किलोग्राम डिफाइन कर देते हैं, इस तरीके से जाने की तरह। फिर उसके लगभग 70 साल बाद यानी 1960s में इस डेफिनेशन की जगह मीटर को लाइट की स्पीड की टर्म्स में डिफाइन किया गया था। तब जाकर के कहीं किलोग्राम को रीडिफाइन करने की जरूरत महसूस होना शुरू ही होगी। नहीं तो उससे पहले तक सभी प्रैक्टिकल रीजंस के लिए ये वाली डेफिनेशन ज्यादा काम करती है। यहाँ पर काफी ज्यादा एरर हो जाता है। मुझे लगता है इसीलिए इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम बनाया गया होगा, जबकि हमारे पास एक काफी अच्छी किलोग्राम की डेफिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम यानी कि IPK बनाने के बाद उसकी बहुत सारी कॉपीज बना करके अलग अलग देशों में भेज दी गई और फिर उनसे बोला गया कि इनकी आप कॉपीज बनाओ और अपने स्टेट्स में भेजो, अपनी सिटीज में भेजो, कुछ फैक्ट्रीज को भेजो जो कि उससे कंपेयर करके इस तरीके के प्रोटोटाइप्स बनाएंगे जो कमर्शियली यूज किए जाएंगे। इस तरीके से देखा जाए तो मेरे हाथ में ये जो किलोग्राम का प्रोटोटाइप है ये कहीं ना कहीं उस इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम जो कि फ्रांस में है उससे कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है। मान लो किसी ने दुनिया के सारे किलोग्राम एक साथ तोड़ दिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 1 किलोग्राम एक्चुअली कितना भारी होता है? अगर इसके 2 हिस्से कर भी दिए तोड़ के तो भी उन दोनों हिस्सों का वजन मिला करके तो 1 किलोग्राम ही रहने वाला है। तो मेरा ये सवाल एक्चुअली किलोग्राम के केस में उतना फिट नहीं होता, लेकिन 1-2 आइटम साइड में गिर सकते हैं। अच्छा, आप ऐसे समझो कि हमारे इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम को अगर मैंने पकड़ के बस साइड में रख भी दिया तो मेरे हाथ में से कुछ फिंगरप्रिंट्स उस पर चिपक सकते हैं, जिसकी वजह से उसका वजन बदल सकता है, या फिर उसके 2-3 एटम मॉलिक्यूल्स इधर उधर साइड में गिर सकते हैं, उसकी वजह से उसका वजन कम हो सकता है। तो इस प्रोटोटाइप का वजन कम या ज़्यादा हो सकता है समय के साथ, उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, उससे भी उसका वजन कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से इसका जो भी वजन होगा उसको 1 किलोग्राम डिफाइन किया है, तो इसका वजन कभी नहीं बदलने वाला। तो ऐसा हो सकता है कि इसका वजन बढ़ता जाए ऑक्सीडेशन होकर के या कुछ होकर के, लेकिन इस वाले का वजन एग्जैक्टली वही था। फिर भी हम बोलेंगे कि यही 1 किलोग्राम है और ये 1 किलोग्राम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन था और इसीलिए ज़रूरत थी इस किलोग्राम को यानी कि SI यूनिट ऑफ मास को एक ऐसी टर्म में डिफाइन करने की जो कि किसी फिजिकल आर्टिफैक्ट पे डिपेंड नहीं करती हो, वो भी किसी नेचुरल कांस्टेंट पे डिपेंड करती हो, जैसे कि हमारा मीटर और सेकंड हमने रीडिफाइन कर दिया था। साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ी हमारे पास कुछ इक्वेशंस आए, जैसे E=mc² और E=hc/λ। अब यहाँ पर आप देखो mc² और hc/λ, यहाँ पर h और m में आप कोई रिलेशन निकाल सकते हो। ये h क्या है? h है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है वो किसी और वीडियो में समझेंगे। अभी देखते हैं इसका यूज क्या है। हमारे पास था IPK जो था एग्जैक्टली 1 किलोग्राम। उसका यूज करके ये इक्वेशंस यूज करके हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को मेजर करते थे, नापते थे, तो उससे हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मान लो ये आ जाती थी। अब इसमें जरूर कुछ एरर भी रहता होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट है। ये मान लो लास्ट में 15 की जगह 16 हो सकता था या 30 हो सकता था। इसमें छोटा मोटा एरर जरूर आने वाला है क्योंकि एक्सपेरिमेंट है। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम इसको रिवर्स कर दें, इसको उल्टा कर दें। आज तक इस IPK का यूज करके जो भी सबसे ज्यादा प्रिसाइज h की वैल्यू हमने पता की थी उसको बोला अब इसको लॉक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू बदलती नहीं है। ये तो हमारे मेजरमेंट में एरर होती थी, उसकी वजह से यहाँ पे फिगर्स बदलते जाते थे। तो हमने कहा ये जो भी वैल्यू है हम इसे आज फिक्स कर देते हैं। अब इसके हिसाब से हम किलोग्राम डिफाइन करेंगे। तो अब से प्लैंक्स कांस्टेंट ये फिक्स नंबर है,
इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। हाँ, अब वही आईपी के जो पहले 100% हमें पता था कि वो 1 किलोग्राम है, अब अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट में ये वैल्यू फिक्स कर देंगे तो ये वाली वैल्यू 1 किलोग्राम नहीं रह जाती, हो सकता है 1.000000003 किलोग्राम हो। तो अब आईपी के 1 किलोग्राम नहीं बचा, 1 किलोग्राम के सबसे करीब है लेकिन वो 1 किलोग्राम नहीं है, क्योंकि किलोग्राम अब प्लैंक्स कांस्टेंट की टर्म में डिफाइन होता है। लेकिन इसे नापेंगे कैसे? जब भी हमें सब्जियां नापनी होती है तो हम एक तराजू का यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो हम खुद किलोग्राम को नापने वाले हैं, तो हमें कुछ सोफिस्टिकेटेड तराजू चाहिए होगा जो है एक किबल बैलेंस। किबल बैलेंस को वॉट बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम हमारी इक्वेशंस के हिसाब से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट करते हैं और उसके हिसाब से फिर इधर दूसरी तरफ फोर्स लगता होगा, तो यहाँ पर हम वजन रखते जाते हैं और तब तक वजन बढ़ाते जाते हैं जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं हो जाए। उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट हमने रखी है उसका वजन एग्जैक्टली 1 किलोग्राम है। इस तरीके से हम 1 किलोग्राम नाप सकते हैं। वैसे हम लोगों को नापने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सब्जी लेने के लिए तो ये वाला किलोग्राम भी काम करता है। थोड़ा 2-4 रुपये का तो धनिया हम वैसे ही आगे पीछे कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, जो है कि किलोग्राम को ही क्यों ऐसा यूनिट बनाया गया। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। किलोग्राम में हमारे पास है 2 वर्ड, एक है किलो, एक है ग्राम। किलो होता है सिर्फ 1000 जो कि एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स आप किसी के भी आगे लगा देते हो तो प्रीफिक्स हो जाता है। जैसे कि ऐसे 1000 लीटर हो गए तो वो 1 किलो लीटर हो जाएगा। अगर इसके 1000 पार्ट कर दोगे तो 1 मिलीलीटर हो जाएगा। ये सब प्रीफिक्सेस है। और ग्राम हमारी यूनिट ऑफ मास है, जो कि एक बहुत ही छोटी सी मास की यूनिट है। तो अगर हमें ऐसा यूनिट बनाना था तो हम ग्राम को भी ऐसा यूनिट बना सकते थे। हमने क्यों किलोग्राम को ऐसा यूनिट बना दिया, इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझते हैं। देखो, हमारे पास टाइम के मेजर करने की ऐसा यूनिट है सेकंड। उसको अगर हम 1000 बराबर हिस्से कर देते हैं तो हमें मिल जाता है मिली सेकंड। यहाँ पे मिली एक प्रीफिक्स है। हमारे लेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर। उसके 1000 बराबर हिस्से कर देते हैं तो हमें मिलता है मिलीमीटर। हमारे मास की ऐसा यूनिट है किलोग्राम। उसके भी हम 1000 बराबर हिस्से कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, मिली किलोग्राम। ये सिर्फ ग्राम। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है और इस कंफ्यूजन से आराम से बचा जा सकता था अगर हम सिर्फ ग्राम को ऐसा यूनिट बना देते किलोग्राम के। तो ऐसा क्यों किया? ये एक्चुअली एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम या तो ग्राम को ऐसा यूनिट बनाते या किलोग्राम को। अब देखते हैं कि हमारी रियल लाइफ में किससे चीज़ें ज़्यादा आसान होती। मान लो हमारे पास एक चावल की बोरी है, तो अगर मैं किलोग्राम में कैलकुलेशन करता तो उसका वजन आता है 10 किलोग्राम। लेकिन अगर ग्राम ऐसा यूनिट होती तो हमको लिखना पड़ता 10,000 ग्राम। तो बोलने में तो आप दोनों में बोल सकते हो 10 किलो चावल की बोरी दे दो, लेकिन जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो ऐसा यूनिट अगर ग्राम होगी तो हमें इतना सारा लिखना पड़ेगा, या फिर हमेशा लिखना पड़ेगा 10⁻3। और ये बात सिर्फ मास तक सीमित नहीं है। फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इस पर फोर्स पता करना चाहूँगा तो फोर्स की वैल्यू भी आ जाती है। देखो, एक तरफ आएगी सिर्फ 98 न्यूटन, दूसरी तरफ आ जाएगी 98,000। अब उसको न्यूटन तो नहीं बोल सकते, वो भी वैल्यू बदल जाएगी, न्यूटन डैश एन डैश मैंने उसे बोल दिया। और इस तरीके से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जहाँ पर ये वैल्यू, ये 10⁻³ का जो फैक्टर है वो प्रोपोगेट होता है। सभी जगह हमारी कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी। तो सिर्फ हमारी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए किलोग्राम को ऐसा यूनिट बनाया गया, ना कि ग्राम को। और अगर आप रियल लाइफ में भी देखोगे तो आप किलोग्राम में बहुत चीज़ें नापते हो। 1 ग्राम का तो अंगूर भी नहीं होता, अंगूर का वजन भी 1 ग्राम से ज़्यादा होता है। तो ग्राम में एक्चुअली आप ज़्यादा चीज़ें नाप नहीं सकते और कैलकुलेशंस भी आसान होती है, इसीलिए किलोग्राम को ऐसा यूनिट बनाया गया। अच्छा, कैलकुलेशंस आसान बनाने से याद आया कि कैलकुलेशंस आसान करनी ही थी तो हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव रख लेते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव रखा हुआ है, और ये हम देखेंगे किसी और वीडियो में। मीटर से जुड़ी इतनी सारी इंटरेस्टिंग इस बार याद है मुझे, किलोग्राम से जुड़ी इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातों वाले ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया हो। लेकिन इस किलोग्राम से रिलेटेड किस तरह के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और आप कैसे अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हैं, ये जानने के लिए हम मिलेंगे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर। अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री होती है, जहाँ पर होती है लाइव इंटरेक्शन और बहुत सारी मस्ती। वैसे अनअकैडमी पर सिर्फ मैं नहीं बल्कि इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। आपका गोल चाहे जो भी हो, IIT JEE नीट या फिर CBSE फाउंडेशन, प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड सीरीज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी पसंद के टीचर से अपने घर पे बैठ करके पढ़ सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आई सजेस्ट टू गो फॉर 12 मंथ या 24 मंथ्स प्लान, क्योंकि यहाँ पर हर महीने नए एजुकेटर्स जुड़ते जा रहे हैं और नए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होती रहती है। और मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं क्रैशअप तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लें।
क्रैशअप याद रखना भूलना मत, क्रैशअप। वैसे ही क्रैशअप है क्या? मेरा यूट्यूब चैनल जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और मेरे व्लॉगिंग चैनल्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर लाइव इंटरेक्शन का मजा ही कुछ और है, तो एक बार आओ लाइव क्लास में अनअकैडमी प्लस पे, मजे करेंगे काफी। कुछ नहीं हुआ, बच गए। चलो बाय बाय, याद रखना क्रैशअप।